पूरा खोलो ना उसको। हाँ, स्टार्ट करो। हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मैं डॉक्टर रितु चतुर्वेदी आप लोगों के लिए आज फिर लाइव स्ट्रीमिंग लाई हूँ। इतिहास वो पीछे लाइट करिएगा, लाइट मुंह पर चेहरे पर आ रही है। हाँ हाँ, वो चेहरे पर लाइट आ रही है। नहीं, ये चेहरे पर लाइट आ रही है। चेहरे पर लाइट, अब तो अंधेरा हो गया है, थोड़ा सा लाइट दिखा दीजिए। हाँ बस ठीक है, अब सही आ रही है। तो हम लोग जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और आप लोगों की जो भी क्वेरी हो वो चैट पे लिखकर आप हमको बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको भेजेंगे, आपके ग्रुप में भेजेंगे, और उसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं। अभी तक हमारे पास 4 बच्चे जुड़ चुके हैं, और आपको एक अटेंडेंस शीट भी दी जाएगी। उस अटेंडेंस शीट के द्वारा आप अपनी उपस्थिति जो है दर्ज कराएंगे। आपको कुछ भी लिखना हो तो चैट का एक ऑप्शन आ रहा है आपके में, देखिए मैं आपको बताती हूँ कहाँ है आपका चैट का ऑप्शन। उसी में आपको जो है अपना कुछ भी, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो उसमें लिख करके आपको भेजना है। तो मैं अपना पावर पॉइंट की शुरुआत करती हूँ। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इल्तुतमिश। हाँ, इंक का कलर हम लाल चुन लेते हैं। देखिए पेन आज देखिए चल रहा है, पिछली स्लाइड में हम लोगों को पेन नहीं चल रहा था, दिक्कत हो रही थी। तो देखिए दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे थे, 1206 से 1526 तक का जो टाइम पीरियड था, और दिल्ली वंश में ही हम लोग का जो टाइम वो चल रहा है, जो पढ़ा रहे हैं हम लोग, वो गुलाम डायनेस्टी को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, गुलाम डायनेस्टी 1206 से ठीक है, दिल्ली सल्तनत टाइमिंग 1206 से 1526। आपके क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा, तो 1206 से 1526 तक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत का माना जाता है। ठीक है, इसके बाद का शासन जो है वो मुगल डायनेस्टी का आ जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारी गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश, जिसने 1206 से 1290 तक का शासन किया था। हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि 5 डायनेस्टी आती हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इसमें आपको जो सिलेबस है उसमें सैयद डायनेस्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका गुलाम, खिलजी, तीसरे नंबर की तुगलक, चौथे की सैयद और लोधी। ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी आपके में नहीं आएगी। आप याद करने का तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं, गुल खिले तुम सांस लो। ठीक है ना, तो जैसे गुल या गुलाब, खिले तुम सूंघ लो। तो गुलाब से गु, तो गुलाम, खिल से खिलजी, तू से तुगलक, सा से सैयद,
और ला से लोदी। ये 5 डायनेस्टी आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, ठीक है। फिर इसके बाद 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश, और 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी आपको पढ़नी पड़ेगी। हर डायनेस्टी में 2 या 3 रूलर हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उससे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, हमने आपको बताया था कि पहले राजपूतों का शासन था, फिर राजपूतों को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया, और गोरी ने दिल्ली सल्तनत जब खत्म हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर दिया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, ठीक है। इसके बाद जब पूरा ये दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, ये जो दिल्ली सल्तनत चल रही है, जब ये खत्म हुई, ठीक है ना, लोधी डायनेस्टी खत्म हुई, तो ये मुगल्स आए, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये भी आपके सिलेबस में है। और औरंगजेब सबसे मतलब औरंगजेब के बाद फिर भारत में अंग्रेजों का शासन रहा। औरंगजेब के बाद जो शासक थे वो कमज़ोर शासक थे, तो अंग्रेजों ने अपने हाथ में पूरी तरीके से सत्ता ले ली थी। दिल्ली वंश के कल जो पिछले बार हमने शासक पढ़ा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा था, 4 साल इसने शासन किया था। आज जो हम शासक पढ़ेंगे वो होगा इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगी रजिया और बलबन। इन चारों को कवर करने के बाद हमारा गुलाम वंश की समाप्ति हो जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। इसका जो असली नाम था वो था शमशुद्दीन। पॉइंट नंबर 1, शमशुद्दीन। देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये कई बार ये पूछ लिया जाता है। आप कहीं दे दें शमशुद्दीन किसका नाम था, या इल्तुतमिश का वास्तविक नाम क्या था, वो था शमशुद्दीन। आपको टाइम पीरियड भी इसका याद रखना पड़ेगा, कब से कब तक इसने शासन किया था। तो 1211 से 1236। अब आप कहेंगे कि 1206 से 1210 तक तो जो है ऐबक ने शासन किया, 1 साल किसने बीच में शासन किया, तो 1 साल उसका पुत्र आराम शाह जो था वो गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। उस आराम शाह को हराकर इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो ऐबक वंश का था, ठीक है। इलबरी तुर्क था। कौन सा तुर्क था? इलबरी तुर्क। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा तुर्क था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो इलबरी तुर्क था, और ये शमशी वंश का था, शमशी था, ठीक है। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमशी वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, आपको मालूम है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वह उन शासकों में से था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत की। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक तो सिर्फ 4 साल ही शासन कर पाया था, लेकिन इसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था। और लंबे समय तक शासन करने का मतलब ये है कि इसने जो पॉलिटिकल कंडीशन थी या थोड़ी जो समय की स्थितियां थी उन पर काबू पाया था, ठीक है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इसके साथ किया था, ठीक है ना। इसने 1211 से 1236 तक शासन किया था, ठीक है ना। और जब ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक से डेथ हो गई, ठीक है ना, 1210 में चौगान खेलते हुए, यानी घोड़े पर वो खेल रहा था, जब उसकी मृत्यु हो गई
तो जो है अचानक में से उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो पाया कि किसको उत्तराधिकारी चुना जाए। आराम शाह को चुना जाए, जो कि नाम से ही आराम करने वाला है, आलसी दिख रहा है, ठीक है, वो आलसी था भी, कि बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को गद्दी दी जाए। तो लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने, जो लाहौर आपको मालूम है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? सुल्तान, सुल्तान के बेटे को ही सुल्तान बनाया जाता था, ठीक है ना, भले ही आलसी हो या कुछ हो, लेकिन बाद में ये एहसास हुआ कि नहीं, जो उस समय की कंडीशन चल रही है उसमें एक ऐसा व्यक्ति गद्दी पर बैठना चाहिए जो कि मजबूत हो, ना कि आराम करने वाला हो, आलसी हो, ठीक है। तो फिर इल्तुतमिश और उसके आराम शाह के बीच में युद्ध हुआ, और जो है ये युद्ध जूड नाम के स्थान पर हुआ। लिखकर दिखाती हूँ मैं आपको, जूड नाम के स्थान पर आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया और जो है ये इसने गद्दी को प्राप्त किया, ठीक है ना। और उसने आराम शाह को बंदी बनाया और उसकी बाद में हत्या भी करा दी। इस प्रकार से ऐबक वंश के बाद इलबरी वंश, ठीक है ना, ऐबक वो ऐबक वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक वंश था, और ये इलबरी वंश का शासक अब गद्दी पर बैठा, यानी आराम शाह को इसने फिर मृत्युदंड दिया। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम नेक्स्ट आने वाली स्लाइडों में पढ़ते जाएंगे। देखिए, ये इलबरी तुर्क सुल्तान था, ये हमने आपको बता दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक वंशी था, और जो है ये इलबरी सुल्तान था, ये हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी जो है वो लाहौर थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाते हैं। राजधानी लाहौर थी, और ये राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेकर आया था, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि लाहौर से दिल्ली पहली बार राजधानी कौन लेकर आया था, तो ये इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली राजधानी लेके आया था। एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें शायद मैं स्लाइड बनाना भूल गई हूँ, कि ये कहाँ का गवर्नर था? सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो ये बदायूं का यहाँ का गवर्नर था, ठीक है। तो इल्तुतमिश उत्तर प्रदेश में ही बदायूं पड़ता है, ठीक है ना, तो वहाँ का ये गवर्नर था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत विश्वास पात्र था। कुतुबुद्दीन ने अपनी बेटी का भी विवाह इसके साथ किया था, तो ये बदायूं का गवर्नर था, और बाद में इसने गद्दी प्राप्त की, और गद्दी प्राप्त करने के बाद लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी अपनी बनाया। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक? अब वास्तविक संस्थापक क्या है, ठीक है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया और विस्तारित किया, यानी लंबे समय तक चूंकि उसने शासन किया तो उसने स्ट्रॉन्ग बनाया, और विस्तारित किया का मतलब एक लंबी उसने जो अपना शासन था वो एक का जो दायरा था वो कई क्षेत्रों तक बढ़ा लिया था, तो उसने सीमाएं अपनी बढ़ा ली थी, ठीक है। उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, यह हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे कि एकता प्रथा की शुरुआत की, ये भी हम आपको बताएंगे। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, ठीक है ना, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की शक्ति और प्रभाव का प्रतीक बना। तो ये सीधे सीधे ये कहें कि वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऐबक था वो महज 4 साल शासन किया, वो गद्दी पर नहीं बैठा। देखिए, ये आपको किस में बैठा दिख रहा है? एक थ्रोन पर बैठा हुआ दिख रहा है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी भी तरीके से अपने आप को गद्दी पर बैठने, मतलब ये कह दिया था कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं तो अपने मालिक का गुलाम हूँ, अर्थात गोरी मोहम्मद गोरी का मैं गुलाम हूँ, ठीक है ना। इसलिए गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन भर लिख देते हैं।
तो मैं तो अपने मालिक का गुलाम हूँ, मैं गद्दी, उसी गद्दी पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ जिस पे मेरा मालिक बैठता था। और ना ही मैं अपने नाम के कोई सिक्के चलवाऊंगा। राजा क्या करता था, जो सुल्तान बनता था वो अपने नाम के सिक्के चलवाता था, तो ये सिक्के नहीं चलवाए, कोई उपाधि धारण नहीं की। ठीक है ना, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उपाधि नहीं धारण की। लेकिन यही सब काम इल्तुतमिश ने किया, खुतबा नहीं पढ़वाया। ये सब हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे आगे। तो ये सारे काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किए, सिंहासन पर नहीं बैठा, ठीक है ना, कोई उपाधि नहीं ली कि सुल्तान जो बड़ी बड़ी उपाधियां लेते हैं, सिक्के नहीं चलाए, खुतबा नहीं पढ़ा, तो ऐसा कोई भी काम उसने नहीं किया जो एक सुल्तान करता है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं, इसको ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक पेन में दिक्कत होती है, या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने उपाधि धारण की, सिक्के चलाए, सिंहासन पर बैठा और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। और यही सब काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किए, इसीलिए उसको वास्तविक। आपके में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक कौन था और प्रथम शासक कौन था। तो प्रथम शासक अगर आप आएगा तो ऐबक बोलेंगे, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आएगा तो आप किसको बोलेंगे? इल्तुतमिश को बोलेंगे। चैट में क्या कोई क्वेश्चन, आप लोगों को अगर कोई क्वेरी हो तो वो क्वेरी आप चैट में दे सकते हैं। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। अब खुतबा पढ़ाना क्या होता है? देखिए, जब कोई सुल्तान बनता था तो महानता और सुल्तान या शासक की शक्ति, सॉरी, खुतबा क्या होता है? आपके मन में एक बहुत से बच्चे होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि खुतबा क्या होता है, खुतबा कैसे सुल्तान ने अपना पढ़वाया था। तो खुतबा एक इस्लामी प्रथा है, ठीक है ना। आपको मालूम है कि जो इल्तुतमिश था वो इस्लामी था, इस्लाम धर्म को मानने वाला था। तो एक इस्लामी प्रथा है जिसमें मस्जिद में नमाज के दौरान, खासतौर से शुक्रवार की या जुमे की नमाज के दौरान, एक विशेष प्रार्थना की जाती थी। यह प्रार्थना अल्लाह की महानता और सुल्तान या शासक की शक्ति और प्रभाव को दर्शाती थी। अर्थात मतलब उस प्रार्थना में अल्लाह की इबादत तो होती ही थी, साथ में अपने सुल्तान की शक्ति बढ़ाने के लिए, और सुल्तान, हमारा प्रभाव सुल्तान का बढ़ जाए, इसके लिए विशेष प्रार्थनाएं होती थी, ठीक है ना। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब की प्रशंसा होती थी, सुल्तान या शासक की प्रशंसा होती थी, ठीक है ना। उसकी न्याय, सच्चाई, ईमानदारी की को प्रेरित करने के लिए शब्द कहे जाते थे कि आप किस तरीके से न्याय करेंगे, किस तरह से लोगों को आपके शरण में लोगों को न्याय मिले, कैसे उनकी बरकत हो, ठीक है ना। और लोगों को अल्लाह की आज्ञा का पालन कराना, ठीक है, उन्हें सही राह पर चलने की प्रेरणा देना। खुतबा पढ़ने का उद्देश्य लोगों को अल्लाह की महानता और सुल्तान या शासक की शक्ति और सच्चाई की और प्रभाव की याद दिलाना था। यानी सुल्तान का प्रभाव बढ़ाने के लिए शुक्रवार की नमाज के दिन अल्लाह की प्रशंसा के साथ साथ सुल्तान की प्रशंसा भी की जाती थी, और साथ साथ उन्हें नेक मतलब उनके स्वास्थ्य की उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो नेक रास्ते पर चले। कौन? सुल्तान। इसके लिए ये जो है ये कार्य किया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था, इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया था। थोड़ा आप जरा चैट देख लेते हैं, अगर कोई चैट आ रही हो, किसी की कोई क्वेरी आ रही हो तो एक सेकंड देखें जरा। किसी का कोई क्वेश्चन है? ये अटेंडेंस चैट में दे रहे हैं? नहीं, कोई अटेंडेंस चैट पे नहीं देगा। आपका एक आपको लिंक दिया जाएगा, उस लिंक में ही आपको अटेंडेंस देना है, ठीक है। वो लिंक दिया जाएगा, उसी लिंक में अटेंडेंस देना है। आप कोई भी इस चैट में अटेंडेंस मत दीजिए क्योंकि वो रिकॉर्ड होगी आपकी अटेंडेंस।
उसके बाद ये है, इसका पॉइंट कहाँ चला गया है, हाँ ये है आपका पॉइंट, इसमें डिलीट हो गया है ऊपर, मैं लिख देती हूँ, उसी से लिख देती हूँ। बगदाद के खलीफा जितने भी लोग चैट खलीफा से स्वीकृति लेना। पाई। देखिए ये सारी जो इमेजेस है ये एआई से जनरेट की गई हैं, ये मैंने कहीं गूगल से नहीं ली हैं, और मैंने मेटा एआई से ही ये सारी इमेजेस को एक बोल करके लिया है। तो हो सकता है कि कुछ इसमें, वैसे मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, वो तो अपनी कल्पना के आधार पर चित्र देता है। तो बगदाद का खलीफा, देखिए जब कोई सुल्तान गद्दी पर बैठता था, ठीक है ना, जैसे इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, तो जो एक हेड होता था, ठीक है ना, वो बगदाद में होता था। तो बगदाद के खलीफा, खलीफा मतलब इनके जो सबसे मेन धर्म गुरु थे, ठीक है ना, तो उनको खलीफा बोलते थे। उनसे हर शासक को एक स्वीकृति लेनी होती थी, ठीक है, स्वीकृति। जैसे ये कागज में वो ये लिखा, क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं है इसमें, मैंने तो एक इमेज बनाने के लिए एक एआई को कहा था, तो उसने वो इमेज बना दी उसी टाइप में। अब मुझे माफ़ कीजिएगा अगर इसमें कुछ गलत लिखा हुआ हो, मैं अरबी या इसको नहीं जानती हूँ। तो खलीफा से स्वीकृति पाई थी, कि खलीफा ने स्वीकृति दी कि अब तुम भारत के सुल्तान हो, और जो है अब तुम जो है वहाँ पर शासन का करो। तो फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से, ठीक है ना, इल्तुतमिश को सम्मान में खिलत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। खिलत जो है खलीफा मेन होता था, तो खलीफा से खिलत मिलता था, खिलअत, खिलअत, खिलत एक तरीके की जो है स्वीकृति होती थी, ठीक है ना, कि हाँ आप तुम इस एरिया में सुल्तान हो, ठीक है ना। तो वो एक कागज़ पे, कागज़ तो नहीं होता था, कपड़े टाइप का एक लेटर वो होता था, लेटर पैड होता था, उस पर ये लिख करके देता था कि अब भारत में तुम शासन करोगे, ठीक है ना। तो उसने ये लिख कर भेजा कि हाँ अब हम तुमको जो है ये मानते हैं कि तुम भारत में अब अपना शासन कर रहे हो, ठीक है। और उसने जो भी साथी खलीफा ने उसे सुल्तान आज़म की उपाधि भी दी थी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसने बगदाद के खलीफा से स्वीकृति पाई थी, और बगदाद के खलीफा ने कौन सी उपाधि दी थी इसको। तो नासिर अमीरुल मोमिनीन, नासिर अमीर उल मोमिनीन, ठीक है ना, ये नासिर अमीर उल की मोमिनीन की उपाधि भी दी थी, ठीक है ना। इस प्रकार से इल्तुतमिश को एक वैध शासक उसने माना था। इस स्वीकृति से इल्तुतमिश को सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने, वंशानुगत मतलब अब उसका बेटा भी सुल्तान इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठ सकता है, बेटे का बेटा भी गद्दी पर बैठ सकता है। तो ये तभी होता था जब बगदाद का खलीफा स्वीकृति दे देता था। तो वंशानुगत बनाने और दिल्ली के सिंहासन पर अपनी संतानों के अधिकार को सुरक्षित करने में सहायता मिली, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से उसका प्रमोशन था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मिला था, लेकिन बगदाद के खलीफा से उसने जो है ये उपाधि प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुर्कान चहलगानी या 40 मंडल या 40 गुलामों के दल को बनाना, ठीक है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, ठीक है, और उसने अपने अंडर में 40 गुलाम, 40 गुलाम अच्छे चुन चुन के 40 गुलामों को सिलेक्ट किया, 40 गुलामों को अपने साथ रखा, और इन 40 गुलामों का एक दल बनाया जिसको कि कहते हैं 40 मंडल।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। 40 मंडल या तुर्कान चहलगानी? ठीक है ना, इसका गठन किया था। और ये जो 40 गुलाम होते थे ये बकायदा इसकी सारी बात मानते थे, ठीक है, और इनको ये ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त भी करता था, ठीक है। इन गुलामों के माध्यम से ही इसने इतने लंबे समय तक शासन किया था, ठीक है। हर प्रकार की मदद देते थे, किसी का विद्रोह दबा, और ये बहुत शक्तिशाली होते थे 40 गुलाम, ठीक है, क्योंकि ये खुद गुलाम था, ठीक है, और एक गुलाम के अधीन ही रहकर आया था, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी गुलाम था, इल्तुतमिश भी गुलाम था, तो गुलामों की शक्ति से ये परिचित था। इसलिए इसने 40 गुलामों का दल बनाया जिसको तुर्कान चहलगानी या 40 मंडल कहते हैं, और उनको बहुत सारे काम दिए इसने, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर उसने नियुक्त किया। और जो है बाद में चल करके ये जो 40 गुलाम थे या 40 मंडल थे ये बहुत शक्तिशाली हो गए और किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे, यानी राजा बनाने लगे और राजा को गद्दी से हटाने भी लगे। लेकिन इल्तुतमिश के समय में ये जो है इल्तुतमिश बहुत स्ट्रांग था और इन्हीं 40 गुलामों की मदद से उसने शासन को बहुत भली भांति चलाया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये आ गया आपका इल्तुतमिश, ये किसका गुलाम था? ये गुलाम था ऐबक का। ऐबक किसका गुलाम था? गोरी का, ठीक है। तो गुलाम का गुलाम, ये पहला गुलाम और ये दूसरा गुलाम, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है और इस पूरी वंश को ही गुलाम वंश के नाम से, इसीलिए गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के किसी ना कोई गुलाम था। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके समय पर जो मंगोल थे वो भारत की सीमा तक आ गए थे। मंगोल जो थे वो बहुत आक्रमणकारी मतलब बहुत ही क्या कहें आपको कि बहुत ही कट्टर स्वभाव के और बहुत ही क्रूर लोग हुआ करते थे। तो ये आपको इसमें दिखाते हैं, ये भारत का समझ लीजिए एक मैप है, ठीक है ना, हो सकता ये गड़बड़ सड़बड़ बना हो, और ये आपका ये पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान है, उस समय तो ये भारत का ही हिस्सा था। तो यहाँ की सीमा तक मंगोल भारत में आ गए थे, किसका पीछा करते हुए? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए। किसका पीछा करते हुए आ गए थे? ये पेन ऊपर नहीं जा रहा है, इसका पीछा, ये लिखा हुआ है जलालुद्दीन मंगबरनी, ख्वारिज्म का शाह था, ठीक है ना। ख्वारिज्म जो है पश्चिमी एशिया में एक जगह थी, वहाँ का ये शाह था और ये इसका पीछा कर रहे थे, ठीक है। और ये भागते हुए कहाँ तक आ गया? ये भारत के अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, यहाँ इस बॉर्डर तक ये आ गया। तो इसके पीछे 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 मंगोल भी भारत की सीमा तक आ गए, ठीक है। और ये इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तैमुजिन, मंगोलों का नेतृत्व कर रहा था तैमुजिन, ठीक है। जब यहाँ की सीमा तक आ गए तो अब इल्तुतमिश को भी लगा कि ये तो बहुत खतरा हो जाएगा, दिल्ली का सुल्तान को लगा कि अगर मंगोल अगर अंदर आ गए भारत के अंदर तो फिर ये बहुत लूट पाट मचाएंगे, उत्पात मचाएंगे और हमें तो बचा सकना बहुत मुश्किल होगा। तो इल्तुतमिश ने इस समय बहुत अच्छी नीति का जो है सहारा लिया। उसने मंगबरनी से कह दिया आप प्लीज़ भारत मत आइए, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इल्तुतमिश ने मंगबरनी को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी और मंगोल यहीं से ही वापस अपनी जगह चले गए, भारत के अंदर नहीं आए। अगर आते तो बहुत ही लूटपाट करते। तो पहली बार मंगोल भारत में, यह क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सीमा तक पहली बार मंगोल किसके शासनकाल में आए थे? तो मंगोल भारत की सीमा में पहली बार आए थे आपके इल्तुतमिश के शासनकाल में। अब आ जाता है आपका कुतुब मीनार का।
आपको मालूम है, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, ये आप कुतुब मीनार का पिक्चर देख रहे हैं। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है और जो कि एक ऐतिहासिक स्मारक है, ठीक है ना। दुनिया भर की जो जितनी ऊंची मीनारों हैं उनमें से एक माना जाता है इसको, ठीक है ना। ये जो मीनार है ये दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 में, ठीक है ना, पहली बार ये इसका निर्माण 1192, तो ये इतना तक, ये जो फर्स्ट आप जो देख रहे हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। 1192 से बनाना इसने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और ये जो है लाल और मिट्टी कलर से बनी हुई है, ठीक है। तो ये पहला पोर्शन जिसमें 5 मंजिल हैं, आप देख रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल। तो ये 5 मंजिला है और नीचे से ऊपर की तरफ ये सक्रिय होती चली गई है, देखिए, ये देखिए सक्रिय होती चली गई है नीचे से ऊपर अगर हम देखें तो, ठीक है ना। ये 5 मंजिल है। तो ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि पहली मंजिल का निर्माण किसने कराया था, तो 1192 में पहली मंजिल का निर्माण जो है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बाकी सारी मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 4 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक है। 4 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था जब इसने अपनी दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बना लिया था। और 1220 में ऐसा माना जाता है कि ये निर्माण कार्य पूरा हो गया था। 5वीं मंजिल पे ये जो ऊपर की मंजिल है, सबसे ऊपर की मंजिल है, आप लोगों को दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा ऐसे घुमाती हूँ। ये 5वीं मंजिल जो है इसको तुगलक डायनेस्टी के फिरोज तुगलक ने इसमें थोड़ा सा काम कराया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें बिजली गिर गई थी, ठीक है, तो ये टूट सी गई थी 5वीं मंजिल। तो इसका निर्माण जो है बाद में फिरोज तुगलक ने कराया। तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि पहली मंजिल का निर्माण किसने कराया और इल्तुतमिश ने कितनी मंजिलों का निर्माण कराया, तो 4 और मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। ये भी पूछा जा सकता है कि बिजली गिर जाने के कारण कौन सी मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया, या कौन सी मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक द्वारा करवाया गया था, तो 5वीं मंजिल का निर्माण बिजली गिर जाने के कारण फिरोज तुगलक द्वारा कराया गया था। तो ये लाल और मिट्टी कलर से बनी हुई है। इल्तुतमिश ने यहाँ पर चारों तरफ बाग देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए बाग बगीचे लगे हुए हैं, यहाँ पे चारों तरफ बाग लगवाए थे। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई जो है 72.5 जो है मीटर है, 72.5 मीटर है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसकी पूरी लंबाई जो है वह 72.5 मीटर है, ठीक है। और इसमें 5 मंजिलें हैं। मीनार का आधार, ठीक है, 14.3 है। ये जो इसका नीचे का आप सर्कमफ्रेंस देख रहे हैं, ये एरिया, नीचे वाला पूरा एरिया, ठीक है ना, ये इसकी उधर तरफ भी गया होगा, इधर तरफ भी आया हुआ है, ठीक है। 14.3 मीटर पेन, 14.3 मीटर है। तो 72.3 मीटर ऊंचाई है और 14.3 मीटर इसकी नीचे से, ये इसकी आप गोलाई कह सकते हैं या चौड़ाई कह सकते हैं। और ये इसके आसपास सब चारों तरफ बाग बगीचे लगे हुए हैं, ठीक है ना। और दीवार पर कुरान की आयतें, ठीक है ना, कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और लाल और मिट्टी कलर से ये बना हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया था। देखिए, ई से इल्तुतमिश और ई से इक्ता प्रणाली, ठीक है। अब इक्ता प्रणाली क्या होती है?
एकता प्रणाली, ये मान लीजिए इल्तुतमिश ने किसी राज्य को जीता, ठीक है, तो अकेला राजा तो पूरे उसको नहीं देख सकता ना। जैसे अभी अपने यहाँ ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश पहले किस में बटा हुआ है, उत्तर प्रदेश पहले बटा हुआ है मंडलों में, ठीक है, फिर मंडल किस में बटे हुए हैं, जिलों में, ठीक है, जिले फिर किस में बटे हुए हैं, गांव तहसीलों में, ठीक है, तहसीलों में बटे हैं, और तहसील फिर किस में बटी हुई है, गांव में बटी हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक राजा तो सब कुछ नहीं देख सकता, तो इल्तुतमिश का जो साम्राज्य था, जो राज्य था, मान लीजिए जितना भी उसका जीता हुआ इलाका था, उसने उसको कई पोर्शंस में डिवाइडेड कर रखा था, ठीक है, और इस प्रत्येक पोर्शन को इक्ता कहते थे। और इक्ते में वो किसको भेजता था, अपने गुलामों को शासन करने के लिए भेजता था, ठीक है ना। जो 40 मंडल हमने आपको बताया ना गुलाम बनाए थे, उन गुलामों को यहाँ ये अपॉइंट करता था, इनको गवर्नर या इक्तेदार कहते थे, ठीक है। और इनसे वो क्या काम कराता था, इनसे वो अपने उन एरियाज पर पूरा कब्जा रखता था, ठीक है। जो भी राजस्व वसूल होता था, राजस्व मतलब टैक्स, ठीक है ना, अनाज के रूप में, धन के रूप में, किसी भी रूप में जो जनता के द्वारा या फसल के रूप में कुछ भी किसी भी तरीके से जो टैक्स वसूल होता था, वो सीधे ये इक्तेदार किस तक पहुंचा देते थे, राजा तक, ठीक है ना, राजा तक सब पहुंचा देते, चाहे धन हो, ये सेना भी रखते थे, ठीक है ना, और ये सेना भी जो है ये राजा तक पहुंचा देते थे। जब कभी राजा कहीं युद्ध पर जाता था तो ये सब युद्ध के लिए भी जाते थे, साथ में अपनी सेना भी राजा को देते थे, ठीक है ना, ये सब कुछ पहुंचा रहे हैं। तो राजा एक जगह बैठ करके पूरी तरीके से इन एकताओं पर शासन करता था। लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ कि बाद में ये जो इक्तेदार थे वो बहुत मजबूत होने लगे। तो देखिए इन इक्तेदारों को कौन संभाल सकता था, इन गुलामों को कौन संभाल सकता था, जब राजा बहुत मजबूत हो। जब राजा कमजोर होने लगता था, कोई मान लीजिए कोई कमजोर राजा गद्दी पर बैठा, तो फिर ये जो इक्तेदार थे या ये जो गुलाम थे, ये उस राजा को मार के अपने किसी मनपसंद व्यक्ति को गद्दी पर बिठा देते थे और पूरी तरीके से सत्ता अपने हाथ पर रखने की कोशिश करते थे। तो ये एकता प्रणाली कुछ मामलों में जब तक इल्तुतमिश रहा तब तक तो सही रही, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे ये जो गुलाम थे ये मजबूत स्थिति में आने लगे। ये देखिए पूरा उसका साम्राज्य है, इधर आपका ये पूरा बिहार बंगाल, ये आपके ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं जो, ठीक है ना, ये लाहौर, अफगानिस्तान, ये देखिए ये पूरा एरिया, ये सब ये जितना नीला एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये जो है इल्तुतमिश के अधीन था, ठीक है ना। और बदायूं का पहले वो गवर्नर था, फिर उसने जो है जब राजा बना तो लाहौर से दिल्ली को राजधानी ले आया था। हाँ, इसका एक बनाया हुआ सिक्का बहुत इम्पोर्टेंट है, जीतल नाम है, और आप याद रखिएगा जीतल में क्या लगा है, जीतल तांबा, ता से तांबा याद रखिएगा, ठीक है। तो जीतल किसका बना हुआ होता था, तांबा का बना हुआ होता था। कैलीग्राफी देखिए इसमें कितनी सुंदर कैलीग्राफी है, कैलीग्राफी कहलाती है मतलब सिक्कों वगैरह पर जो भी आकृतियां नक्काशी की जाती है उसको कैलीग्राफी की कहलाता है। तो इसमें कुरान की आयतें हैं, राजा का नाम है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि तांबे का सिक्का जीतल किस सुल्तान के द्वारा चलाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है पलट के कि उस तांबे के सिक्के का नाम बताइए जो इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया हो, तो जीतल, ठीक है ना, ता लगा है तो ता से याद रखिएगा तांबे का था ये, ठीक है। और इसमें कुरान की आयतें हैं या आपका क्या कहते हैं सुल्तान का नाम है, उसकी उपाधि है, ऐसा भी कुछ छपा रहता था। और ये शुद्ध अरबी सिक्के, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के, ये भी याद रखिएगा। ये पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे,
ठीक है, अरब देश में जो सिक्के चलते थे उन्हीं को डिजाइन कॉपी करते हुए इसने बिल्कुल उतने ही वजन के सिक्के उसने चलाए थे। तो तांबे का तो उसने जीता चलाया था और चांदी का चलाया था टंका। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस सुल्तान ने चांदी का टंका चलाया था, तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया था। वजन भी पूछा जा सकता है कि उसका कितना वजन था, तो 175 ग्रेन जो है उसका जो लिखा हुआ 175 ग्रेन वजन का था। ये भी पूछा जा सकता है कि टंका किस धातु का बना होता था, तो चांदी, याद रखिएगा ऊपर टंका के अंदर ऊपर बिंदी है, चांदी के ऊपर भी बिंदी रहती है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो टंका, या ये पूछा जा सकता है चांदी का जो सिक्का चलाया था उसको क्या कहा जाता था, तो टंका कहलाता था। तो इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए, जीतल और टंका। जीतल तांबे का था, टंका चांदी का था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और टंके का वजन 175 ग्रेन का था। इसके बाद ये लास्ट स्लाइड है। देखिए, इल्तुतमिश ने जो है 1236 तक शासन किया था। इसके बाद उसकी जब मृत्यु होने लगी तो उसका पुत्र भी था फिरोज शाह, लेकिन वह अपने पुत्र में वो काबिलियत नहीं देखता था कि जो सुल्तान बनने की काबिलियत हो, लेकिन वो सारी काबिलियत उसे अपनी बेटी में दिखाई देती थी। तो उस दौर में आप सोचिए 1200 का जो दौर था, जिस समय बिल्कुल पर्दा प्रथा और उस टाइप की प्रथा थी, उस ऐसी कंडीशन में भी, उस ऐसे वातावरण में भी जब मंगोल भी कभी भी अटैक कर सकते थे, तुर्कों का शासन था देश पर, उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को गद्दी के लिए चुना था। अपने अमीरों से ये कहा, उसने अपने दरबार के लोगों से ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी पुत्री रजिया सुल्ताना ही गद्दी पर बैठे। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश के पुत्र फिरोज शाह ने उस गद्दी को हथिया लिया और रजिया को वो गद्दी नहीं मिली। फिर बाद में रजिया गद्दी पर बैठी। कैसे बैठी इसको आगे हम लोग अगली बार जब पढ़ेंगे तो अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो हाँ, अटेंडेंस का लिंक हम आप लोगों को भेज रहे हैं, उस लिंक में ही आप लोग अपनी अटेंडेंस दीजिएगा। और किसी की कुछ क्वेरी हो तो वो चैट बॉक्स में लिख करके पूछ सकता है, और हम ग्रुप में आपको इससे संबंधित क्विज भी भेजेंगे जिसे कि आपको सॉल्व करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस बार आप लोगों के में आएंगे। उनको जब तक आप लोगों को देखिए डीपली नॉलेज नहीं होगी तब तक आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जब आपको पता ही नहीं होगा कि वो उसने क्या चलाया था, कौन सा सिक्का चलाया था, तुर्कान चहलगानी क्या होता है, 40 गुलामों का दल होता है, ठीक है, और उसका नाम क्या था, पुराना नाम, वास्तविक नाम क्या था, तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश उसका वास्तविक नाम था। जब जो आपको मेन चीज़ें नहीं पता होंगी, गहराई से चीज़ें नहीं पता होंगी, तब तक आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका जो क्वेश्चन पैटर्न होगा इस बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं जल्दी आप लोगों को बता दूंगी। तो मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, उसमें हाँ लिंक आ गया है आप लोगों के पास, उसको खोल करके आप अपनी अटेंडेंस डाल दीजिए। चैट में है, चैट पे देखिए ब्लू कलर का लिंक आया है, पिंड कमेंट है, अटेंडेंस लिंक करके आया है, उसको आप खोलिए और अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। मैं अभी 5 मिनट हूँ, अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो वो अपना चैट पर लिख करके कर सकता है। ये डिस्कशन फोरम हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि हमने आपके साथ डिस्कशन किया। स्क्रीन हटा दो। किसी का कोई सवाल? क्या आप लोगों ने अटेंडेंस पूरी भर दी है? क्या मैं अब इस क्लास को बंद कर दूं? मुझे आंसर दे दीजिए।
यस और नो में आंसर दे दीजिए, मैं क्लास को बंद करूं। चालू कर देता हूँ, बोलना। क्या कर दो? सब छोड़ के ही चले गए। चले गए।